हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हैव ए नाइस डे। आज टॉपिक ले रहा हूँ डिज़ाइन ऑफ लेटरली रिस्टेंट बीम बाय लिमिट स्टेट मेथड एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 800/2007। तो इस टॉपिक पर मैं सीधा एक एग्जाम्पल लेकर के इसके डिज़ाइन का प्रोसीजर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो एग्जाम्पल है, डिज़ाइन ए लेटरली रिस्टेंट बीम कैरिंग ए फैक्टर्ड लोड ऑफ 24 kN per meter total load. Effective span of the beam is 5 meter. Steel grade is FE 415. तो सिंपली एक हमको लेटरली रिस्टेंट बीम पार्श्विक आबद्ध धरण ये डिज़ाइन करनी है, जिस पर टोटल यूडीएल जो है 24 kN per meter का आ रहा है। इसका इफेक्टिव स्पान 5 मीटर का है। तो इसके सोल्यूशन में पहले तो हम जो क्वेश्चन के डाटा हैं वही नोट कर लेते हैं। ये हमारा फैक्टर्ड लोड जो है 24 kN नोट कर लिया। FY की वैल्यू 250 हो गई। गामा एमओ हमारा 1.1 हो गया। इफेक्टिव स्पान 5 मीटर हो गया। इसके बाद डिज़ाइन बेंडिंग मूवमेंट। डिज़ाइन बेंडिंग मूवमेंट जो है ये हम MU कैलकुलेट करते हैं। यूडीएल हमको दिया हुआ है, स्पान दिया हुआ है, तो WU/L²/8 के फार्मूले से हमने इसमें वैल्यू रख ली। WU 24, स्पान 5 मीटर बटे 8 ये लगाया, तो ये सॉल्व होकर आया 75 kN का हमारा डिज़ाइन बेंडिंग मोमेंट है, या इसको फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट भी कहते हैं। इसके बाद डिज़ाइन शियर फोर्स की भी साथ ही साथ गणना कर ली। डिज़ाइन शियर फोर्स हमारा WUL/2 हो जाएगा, तो 24/5/2 ये हो गया 60 kN का। इसके बाद रिक्वायर्ड प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस की हम गणना करते हैं, यानी कितना सेक्शन प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस चाहिए। इसके लिए एक फार्मूला होता है ZP = MU/FY, और चूँकि इसमें पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का भाग लगता है तो ये ऊपर चला जाएगा गामा एमओ। तो MU × गामा एमओ बटे FY ये हमारा प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस ज्ञात करने के लिए फार्मूला है। तो ZP बराबर जो है इस फार्मूले के द्वारा हम MU जो ऊपर निकाला है 75, इसको हमने न्यूटन mm में कन्वर्ट कर लिया 10⁶ से मल्टीप्लाई करके। फिर इसके बाद गामा एमओ की वैल्यू रख दी 1.1, ये FY का मान 250, ये 330 × 10⁻³ mm³, ये हमारा ZP रिक्वायर्ड आ गया। अब हमको इतने सेक्शन मॉडुलस की आवश्यकता है। इसके बाद हमको स्टील टेबल से एक कोई सूटेबल आई सेक्शन जो है सर्च करना होता है, सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर एक सुझाव है कि जो भी आप सेक्शन सेलेक्ट करें उसके ZP की वैल्यू यहाँ पर जो रिक्वायर्ड ZP है इससे अप्रॉक्सीमेटली 30% एक्सेस अधिक होनी चाहिए। ऐसा सेक्शन आप जब सिलेक्ट करेंगे तो उसके किसी भी स्थान पर अनसेफ होने की संभावना कम हो जाती है। सबसे ज़्यादा खतरा रहता है डिफ्लेक्शन में सुरक्षित होना, यानी खंड जनरली बाकी सभी स्थानों पर सुरक्षित होता है, लेकिन डिफ्लेक्शन में जाकर फेल हो जाता है। तो उसमें सुरक्षित रखने के लिए ये स्टेप जरूर ध्यान रखने के लगभग इसी के बराबर के क्षेत्र जेड का जो है सेक्शन न चुनें। इससे अधिक का ही चुन करके चलें, जिससे कि वो डिफ्लेक्शन में फेल ना हो, नहीं तो पूरा क्वेश्चन दोबारा करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर हम 30% एक्सेस लेते हुए अनुमान से, एक्यूरेट की कोई ज़रूर नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली 30% ज़्यादा का सेक्शन कोई भी सूटेबल हम। और एक बात और ध्यान रखें, डिफ्लेक्शन में सुरक्षित होने के लिए उसकी गहराई ज़्यादा होनी चाहिए, डेप्थ ऑफ सेक्शन ज़्यादा होना चाहिए, तो उसमें डिफ्लेक्शन में असुरक्षित होने की संभावना नहीं रहती, यानी डिफ्लेक्शन में सेफ हो जाता है। तो हम यहाँ पर स्टील टेबल से एक सेक्शन ट्राई करते हैं, ISMB 250 @ 365.91 न्यूटन पर मीटर। इसी के साथ साथ हम इसमें इसके डाटा जो हैं स्टील टेबल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं इस सेक्शन की वो सब नोट कर लेते हैं।
तो हमने फ्लेंज की चौड़ाई ये नोट कर ली 125 मिलीमीटर है। थिकनेस ऑफ फ्लेंज जो है ये 12.5 मिलीमीटर है। थिकनेस ऑफ वेब 6.9 mm है। और रेडियस एट द रूट ये हमारा 13 mm है। आई जेड जो है ये हमारा 5131.6 इंटू 10⁴ mm की पावर 4 है। जेड ई बराबर इतना है। जेड पी हमारा प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस इतना है। ये दोनों वैल्यूज देखिए। एक और बता दें, जो हमारी नई टेबल आ रही है जिसमें जेड पी भी दिया जाता है, ये उसी से हमको जेड पी की वैल्यू मिलती है। किसी भी पुरानी टेबल में जेड पी की वैल्यू नहीं दी हुई है। तो टेबल स्टील टेबल हमेशा उसी का चयन करें जिसमें जेड पी की वैल्यू भी सेक्शन के साथ साथ दी गई हो। तो वहीं से जेड पी भी हम नोट कर लेते हैं, उसका जेड ई भी इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस भी नोट कर लेते हैं। और इसके बाद ये डी डेप्थ ये उसी टेबल में ही दे रखी है और डी की वैल्यू है h-2 इंटू TF प्लस R1। इसका कंसेप्ट मैं अभी आगे एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये किस तरह से लिखा हुआ है। और ये इसकी वैल्यू आप वहीं से नोट कर लें। पहले स्मॉल डी ये बराबर है 199 है mm। तो ये सारी प्रॉपर्टी नोट कर लेने के बाद अब हम सेक्शन क्लासिफिकेशन पर आते हैं। पहले हम सेक्शन का क्लासिफिकेशन करते हैं। सेक्शन 3 प्रकार के होते हैं। एक तो प्लास्टिक सेक्शन होता है, दूसरा कॉम्पैक्ट सेक्शन होता है और तीसरा सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन होता है। तो इन तीनों के लिए जो हमारी कंडीशन है वो कोड में ये दिया हुआ है और ये कोड में दिया है। तो इसकी वैल्यू है B/TF यानी आउटस्टैंड ऑफ द फ्लेंज और थिकनेस ऑफ फ्लेंज का जो रेशियो है यानी B/TF। इसकी वैल्यू प्लास्टिक सेक्शन के लिए 9.4 एप्सिलॉन से कम होनी चाहिए, कॉम्पैक्ट के लिए 10.5 एप्सिलॉन से कम होनी चाहिए और सेमी कॉम्पैक्ट के लिए 15.7 एप्सिलॉन से कम होनी चाहिए। इसी तरह से डेप्थ यानी D/TW इसका जो रेशियो है ये हमारा 84 एप्सिलॉन से कम होना चाहिए प्लास्टिक के लिए, कॉम्पैक्ट के लिए 105 एप्सिलॉन से कम होना चाहिए और सेमी कॉम्पैक्ट के लिए 126 एप्सिलॉन से कम होना चाहिए। अब इसमें डी जो यहाँ ऊपर निकाला गया है इसको हम यहीं पर देख लेते हैं। ये हमारा फ्लेंज है। ये वेब हम आधा सेक्शन बना लेते हैं सेंटर लाइन तक। तो इसमें यहाँ पर जो ये मोटाई होती है ये तो TF होती है, थिकनेस ऑफ फ्लेंज कहलाती है। इस स्थान पर ये रूट जड़ भराव यानी यहाँ पर ये 90 डिग्री पर कट नहीं दिया जाता है। जब सेक्शन बनाया जाता है तो यहाँ पर इसको सर्कुलर शेप में फिलिंग रहती है मटेरियल की। तो ये सर्कुलर शेप में इसकी जो रेडियस होती है वो R1 है। इसकी रेडियस R1 है। तो यहाँ इस पॉइंट से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, ये भी R1 रेडियस के बराबर हुई। तो TF ये दूरी है, R1 ये दूरी है। तो TF में अगर हम R1 जोड़ दें तो ये कहाँ तक की दूरी हो गई, ये दूरी हो गई, ये यहाँ से यहाँ तक, ये TF हो गया और यहाँ से यहाँ तक का ये R1 हो गया। तो TF प्लस R1 ये दूरी हो गई, ये TF प्लस R1। अब इसमें अगर हम बीम का दूसरा हिस्सा भी इस तरह से बना लेते हैं तो देखिए जो स्टील टेबल में प्रॉपर्टी दी गई है उसमें H जो है इसको लिखा गया है। स्टील टेबल में जो प्रॉपर्टी दी गई है उसमें H जो है ये आई सेक्शन की टोटल डेप्थ को H से रिप्रेजेंट किया गया है। और यहाँ पर ये जो दूरी है जहाँ पर जड़ भराव ख़त्म होता है, रूट फिलेट, इसको रूट फिलेट बोलते हैं। तो रूट फिलेट जहाँ समाप्त होता है और इसी तरह से यहाँ पर जहाँ रूट फिलेट समाप्त होता है ये हिस्सा दोनों तरफ से, ये भी इधर से कितना हो जाएगा TF प्लस R1। तो जो बीच की दूरी बची ये हमारी D कहलाती है। तो बीच की दूरी D निकालने के लिए क्या करेंगे, H में से
इधर से TF+R1 घटा देंगे और इधर से TF+R1 घटा देंगे। तो ये 2 बार हम TF+R1 घटा देंगे टोटल कैपिटल H में से, तो स्मॉल d हमारा ज्ञात हो जाता है। ये हमारी वेब की जो है इफेक्टिव हाइट होती है, यानी वेब हमारी केवल यहीं से यहीं तक कहलाए, क्योंकि इसके बाद वेब की मोटाई बढ़ने लगती है, क्योंकि ये रूट फिलेट यहाँ पर भरा हुआ है तो यहाँ मोटाई ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पर नीचे भी मोटाई ज़्यादा, इतने हिस्से की मोटाई समान मोटाई की वेब होती है, इसलिए इसकी जो हाइट है वो स्मॉल d से रिप्रेजेंट की जा रही है। स्मॉल d हमारा यही यहाँ पर लिया गया है इस फार्मूले में, d/TW इसका, और TW किसका है, ये वेब की मोटाई है। तो ये वेब की मोटाई होगी TW। तो वेब की मोटाई इसी, ये रेशियो जो है इस रेशियो में होना चाहिए प्लास्टिक, कॉम्पैक्ट और सेमी कॉम्पैक्ट के लिए, क्रमशः 84 एप्सिलॉन और 105 एप्सिलॉन और 126 एप्सिलॉन। अब यहाँ पर जो इस टेबल में ये फार्मूले दिए हुए हैं, इसमें एप्सिलॉन शब्द आया है। एप्सिलॉन की जो डेफिनेशन कोड ने दी है वो ये है, एप्सिलॉन =√250/FY। इसकी वैल्यू होती है, अगर हम जिस ग्रेड का स्टील प्रयोग करते हैं उसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे, फिर इसका अनुपात रेशियो निकालेंगे, उसका वर्गमूल निकालेंगे, वही जो वैल्यू आएगी वो हमारी एप्सिलॉन कहलाएगी। अगर हम FE ये 250 ग्रेड FY = 250 ग्रेड की स्टील का ही प्रयोग कर रहे हैं, जिसका यील्ड स्ट्रेस 250 Nm/mm² है, तो उस केस में ये जनरली हम इसी का प्रयोग करते हैं। हमारे रोल्ड स्टील सेक्शन जितने होते हैं वो इसी ग्रेड के होते हैं। तो ये 250 ग्रेड का है, तो 250 का ही हमने FY की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये 250/250 1 हो गया, और 1 का वर्गमूल अंडर रूट जो है वो भी 1 हो गया। तो इस तरीके से एप्सिलॉन की वैल्यू 1 आती है। आप इस सभी फार्मूलों में एप्सिलॉन को 1 मानते हुए, यानी केवल इसी से कंपेयर करना है आपको कि 9.4 से कम होना चाहिए, 10.5 से कम होना चाहिए। तो ये है इसका सेक्शन क्लासिफिकेशन करने के लिए बेस। अब हम इसमें आउटस्टैंड ऑफ द फ्लैंज, फ्लैंज का आउटस्टैंड निकालते हैं। यहाँ पर देखिए फ्लैंज जो हमारी ये है, तो ये फ्लैंज का आउटस्टैंड जो है ये दूरी निकाल लीजिए, यहाँ मिडिल से यहाँ तक की दूरी। वैसे यहाँ पर जो है जो हमारे रोल्ड सेक्शन होते हैं उसमें हम जनरली इसके मिडिल से बाहर तक का दूरी जो है निकाल लेते हैं, यानी फ्लैंज जो हमारी की चौड़ाई है उसका आधा कर देते हैं। तो B = BF/2, फ्लैंज की चौड़ाई का हाफ कर दिया हमने, तो यहाँ से हमको ये B ज्ञात हो गया। तो ये हमारा B ज्ञात हो गया। अब आउटस्टैंड, तो ये स्मॉल b हमने यहाँ से निकाल लिया, ये हमारा 125/2 है, तो 125/2 यानी 62.5 mm b की वैल्यू आ गई। अब इसमें TF का भाग लगाया, B/TF हमने निकाला रेशियो 62.5/12.5, TF की वैल्यू 12.5 है। यहाँ पर डाटा जो नोट किया है आपने वहाँ से ये वैल्यू को ले लेंगे और ये रेशियो निकालेंगे तो ये 5 आता है। इसको हम कंपेयर करते हैं तो B/TF ये जो है 9.4 से कम है, इसका मतलब ये प्लास्टिक रेंज में आ गया। इसके साथ ही साथ D/TW की भी हम गणना करेंगे। D अभी हमने निकाला यहाँ पर 199, ऊपर स्टील टेबल में ही वैल्यू दे रखी है, और नहीं तो आप स्वयं भी निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। यहाँ अभी जो हमने यहीं पर लिखवाया था कि D = H-2 × TF+R1, तो यहाँ से ये 199 आ गया, और बटे 6.9 ये हमारी वेब की मोटाई है, TW की वैल्यू है। ये रेशियो निकाला 28.8 आया, और ये हमारा देखिए यहाँ पर किससे कम है, 84 एप्सिलॉन से कम है। तो 84 से ये कम है और 9.4 से ये हमारा कम है, तो ये दोनों वैल्यूज हमारी कम है, इसलिए हमारा सेक्शन कैसा हो गया, प्लास्टिक हो गया। हेंस द सेक्शन इज प्लास्टिक। तो सबसे पहले हमको ये सेक्शन क्लासिफिकेशन, हमको इन दोनों रेशियो को इस टेबल के माध्यम से कंपेयर करके देखना पड़ता है कि ये सेक्शन प्लास्टिक है, कॉम्पैक्ट है या सेमी कॉम्पैक्ट है। तो ये तय कर लेने के बाद कि हमारा सेक्शन कौन सा है, इसके बाद हम आगे चलते हैं चेक फॉर शियर स्ट्रेंथ। अब चेक फॉर शियर स्ट्रेंथ जब हम स्टार्ट करेंगे तो चेक फॉर शियर स्ट्रेंथ के लिए देखिए डिजाइन शियर फोर्स अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, उसको हमने फिर से लिख लिया, V = 60 kN। फिर इसके बाद डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द सेक्शन, सेक्शन का डिजाइन स्ट्रेंथ हम निकालेंगे यहाँ पर। तो सेक्शन की डिजाइन स्ट्रेंथ निकालने के लिए यहाँ पर देखिए
पहले तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू हम निकालेंगे। तो शियर स्ट्रेस जो होता है Fy/√3 और इंटू 1/γ/MO। तो ये तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का भाग है। बाकी Fy/√3 ये हमारा शियर स्ट्रेस की वैल्यू होती है। शियर स्ट्रेस कितने एरिया पर कार्य कर रहा है, तो शियर स्ट्रेस के लिए शियर एरिया होता है। अब शियर एरिया का कंसेप्ट समझ लें। शियर एरिया H/TW दिया हुआ, तो इसमें क्या होता है कि ये जो मोटाई है हमारी वेब की, इसी लाइन को अगर हम पूरा ऊपर तक बढ़ा दें और इस एरिया को तो यहाँ टॉप से बॉटम से लेकर के इस टॉप तक, और TW मोटाई का जो सेक्शन एरिया है, यही हमारा शियर एरिया कहलाता है। यानी शियर फोर्स केवल इसी भाग पर आता है। यहाँ पर जो भी फोर्स आएगा वो तो हमारा ये फ्लैंज हमारी बेंड कर जाएगी, तो इस पर ये लोड को रजिस्ट ही नहीं करेगा। लोड केवल इसी के द्वारा रजिस्ट किया जाता है, शियर फोर्स। तो इसीलिए इसको शियर एरिया बोलते हैं। तो इसी की गणना, अब इसकी एरिया कैसे निकालेंगे, ये हमारी टोटल हाइट H हो गई और ये इसकी मोटाई जो है TW हो गई। तो H/TW इसीलिए फार्मूले में यहाँ पर लिया गया है। तो ये शियर एरिया हो गया और ये शियर स्ट्रेस हो गई Fy/√3 इंटू 1/γ/MO। तो इसी फार्मूले से हम BD की वैल्यू निकाल लेते हैं। यही हमारी शियर स्ट्रेंथ ऑफ दिस सेक्शन होती है, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ। इसको हमने सॉल्व किया, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। Fy का मान 250 रख लिया, H का मान क्वेश्चन में जो हमने सेक्शन लिया है उसका 250 mm का है, और TW की वैल्यू 6.9 दी गई है। तो इस तरह से ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, सॉल्व किया, ये हमारा इतना आया। और ये वैल्यू जो है हमारी 60 किलो, इसको जब किलो न्यूटन में चेंज किया तो ये 226 किलो न्यूटन है, जो कि 60 हमारा V कितना है, V 60 किलो न्यूटन का है। और BD कितना आया, BD हमारा 226। तो ये तो हमारा BD की वैल्यू जो है V से यानी 60 किलो न्यूटन से बहुत ज़्यादा है। तो इट इज़ ग्रेटर देन 60 किलो न्यूटन। इसका मतलब ये ग्रेटर देन ही होना चाहिए। यानी यहाँ पर ये है क्या, ये हमारे जो हमने खंड चुना है, सेक्शन चुना है, I सेक्शन, उस खंड की स्ट्रेंथ है शियर स्ट्रेंथ, और उस पर इतना शियर फोर्स आ रहा है। तो खंड की जो शियर स्ट्रेंथ है वो हमेशा आ रहे बल से ज़्यादा होनी चाहिए। इसलिए इसका मान अगर ज़्यादा है तो हमारा खंड सुरक्षित है, हम इसको ओके लिख सकते हैं। दिस सेक्शन इज ओके फॉर शियर। अब इसके बाद है चेक फॉर हाई एंड लो शियर। अब इसमें शियर में दो केस आते हैं कि एक हाई शियर का केस होता है, एक होता है लो शियर का केस। तो दो केस इसमें यहाँ पर हैं हमारे, एक हाई शियर का केस, एक लो शियर का केस। तो इसकी जांच करने के लिए एक कोड ने रूल दिया है कि सबसे पहले हम इसका रूल एक्चुअली यहाँ पर डायरेक्ट देख लें। अगर हमारा V यानी जो बल है, शियर फोर्स जो आ रहा है, ये 0.6 VD से कम है तब ये लो शियर केस है, और अगर ये 0.6 VD से ज़्यादा है तो ये हाई शियर केस है। तो इस तरह से दो केस होते हैं, एक तो लो शियर केस और एक हाई शियर केस। यानी शियर फोर्स B जो एक्चुअली बीम के ऊपर लगाया जा रहा है उसका मान 0.6 VD यानी उसकी जो अपनी शियर स्ट्रेंथ है उसका 60% से कम अगर होता है तब ये लो शियर केस कहलाता है, और इसके 60% से अगर ये ज़्यादा होता है तो ये हाई शियर केस कहलाता है। तो इस तरह से दो शियर केस हैं, हमको जांच करनी है। इसके लिए 0.6 VD को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.6 इंटू VD बराबर 0.6 इंटू VD की वैल्यू पीछे से हमने नोट कर ली, 226.35, ये हमारा 135 आ गया, और ये वैल्यू भी हमारी 60 किलो न्यूटन से ज़्यादा है, या यूँ कहें कि ये 60 किलो न्यूटन इससे कम है। अर्थात यहाँ पर ये V, इसका मतलब V जो है इससे कम हुआ। तो इसका मतलब ये केस कौन सा हुआ, ये लोअर केस आ गया, यानी V हमारा इस वैल्यू से कम हुआ। तो हेंस इट इज़ ए केस ऑफ लो शियर। तो ये लो शियर का केस है। तो लो शियर के केस में शियर बकलिंग चेक, अब शियर बकलिंग चेक इसमें एक और लगाया जाता है। यहाँ ये तो तय कर लिया कि लो शियर का केस है। एक्चुअली ये जो ऐसा केस होता है उसी के अकॉर्डिंग इसका मूवमेंट का फार्मूला अलग अलग हैं। दोनों स्थितियों में बेंडिंग मूवमेंट के सूत्र बदल जाते हैं। तो लो शियर केस में दूसरे फार्मूले होते हैं और हाई शियर केस में दूसरे फार्मूले प्रयोग किए जाते हैं। तो ये लो शियर केस है। लो शियर केस
के अकॉर्डिंग ही बेंडिंग मोमेंट की गणना की जाएगी। पहले शियर में हम एक और चीज़ चेक करते हैं कि शियर बकलिंग चेक। शियर बकलिंग की चेक करने के लिए हमने D/TW का जो रेशियो निकाला था पीछे, वो हमारा 28.8 था, और इसको हम ये चेक करते हैं कि अगर ये 67 एप्सिलॉन से कम है, अगर ये 67 एप्सिलॉन से कम है तो इसमें जो है शियर बकलिंग नहीं होती, हैंस दिस चेक इज नॉट रिक्वायर्ड। उसमें शियर बकलिंग की संभावना नहीं होती, यानी वेब में किसी भी तरह का बकलिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है ड्यू टू शियर फोर्स। तो ये उसमें केस में सुरक्षित हो गया। हमको केवल इसको जांच करके ही दिखा देना है कि क्या D/TW का रेशियो 67 एप्सिलॉन से कम है कि नहीं है। एप्सिलॉन की वैल्यू तो हम पीछे बता ही चुके हैं कि इसकी 1 हो जाती है, इसका मतलब 67 से कम होनी चाहिए। तो 28.8 ये हमारा 67 से कम है, तो इस जांच की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी इसमें ये सुरक्षित है। अब आइए चेक फॉर डिजाइन मोमेंट कैपेसिटी। अब इसका डिजाइन मोमेंट कैपेसिटी जो है इसकी जांच करते हैं फॉर प्लास्टिक सेक्शन। प्लास्टिक सेक्शन के लिए कोड ने बता दिया है, इसमें एक्चुअली एक फार्मूला प्रयोग होता है। पहले फार्मूला देख लें। फार्मूला होता है MD, ये लो शियर केस के लिए जो फार्मूला है MD ज्ञात करने का, डिजाइन शियर कैपेसिटी ज्ञात करने का, वो है βB × ZP × FY/γ इज लेस देन और इक्वल टू 1.2 ZE × FY/γ। तो इस फार्मूले में जो βB हमारा एक कांस्टेंट आया है, इसकी वैल्यू, अगर हमारा सेक्शन प्लास्टिक है तो प्लास्टिक सेक्शन के केस में ये βB की वैल्यू जो है 1 होती है। तो इसको आप डायरेक्ट याद रखेंगे, ये कोड के द्वारा दिए गए डाटा हैं। तो βB की वैल्यू जो है 1 है। अब हम ये फार्मूला लिख लेते हैं डिजाइन शियर मोमेंट का, डिजाइन मोमेंट का। तो MD = βB × ZP × FY/, ये फार्मूला हमने फिर से लिख लिया, यानी यहाँ पर उतार लिया। इस फार्मूले में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। βB की वैल्यू 1 रख ली, ZP की वैल्यू पीछे टेबल से जो हमने उतारा था पीछे, वही वैल्यू यहाँ पर नोट कर ली। FY का मान 250, γ/MO का मान 1.1, लेस देन और इक्वल टू 1.2 × ZE, ये हमने इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू पीछे से नोट करके यहाँ पर लिख ली। और इसके बाद FY 250 और γ/MO 1.1, दोनों पक्षों को जब हमने सॉल्व किया तो इस साइड में आया हमारा 105,843,181.8 न्यूटन mm, और यहाँ पर आया 111,954,545 न्यूटन mm। तो हम ये देखते हैं, जब कंपेयर करते हैं तो ये संख्या हमारी इससे कम है, और ये कम होनी ही चाहिए। कोड कहता है कि अगर ये कम है इस संख्या से, तभी तो हमारा सेक्शन सुरक्षित है, इसका मान इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो जो सेक्शन हमने लिया है इसका मतलब वो अभी सेफ है। तो बेंडिंग मोमेंट में ये सेफ सेक्शन हो गया हमारा, ओके हो गया। और इसका बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जो है, ये यही वाली जो वैल्यू है, इसी को हम नोट कर लेते हैं। यहाँ तो न्यूटन mm में है, इसको हमने किलो न्यूटन mm में कन्वर्ट कर लिया, 105.84 किलो न्यूटन मीटर। तो ये हमारे यही आंसर, इसका डिजाइन मोमेंट कैपेसिटी जो है हमारी इस सेक्शन की जो हमने चुना है, उसकी डिजाइन मोमेंट कैपेसिटी इतनी है। अब इसके बाद चेक फॉर डिफ्लेक्शन आता है। एक बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो लोड लिया जाता है ये हमेशा वर्किंग लोड लिया जाता है, ये फैक्टर्ड लोड नहीं लिया जाता है। तो हमने क्वेश्चन में चूँकि फैक्टर्ड लोड दिया हुआ है 24 किलो न्यूटन पर मीटर का, तो इसमें हम वर्किंग लोड की गणना करेंगे। वर्किंग लोड ज्ञात करने के लिए फैक्टर्ड लोड में 1.5 से भाग लगाएंगे। चूँकि फैक्टर्ड लोड ज्ञात कर समय हम वर्किंग लोड में 1.5 का गुणा करते हैं, इसलिए रिवर्स करने के लिए हमको 2.4 यानी 24 में 1.5 से भाग लगा करके वर्किंग लोड ज्ञात करना होगा। और ये 24 में जब हमने भाग लगाया 1.5 का, तो ये 16 किलो न्यूटन पर मीटर ये निकला है। अब ये हमारा किलो न्यूटन पर मीटर है। अगर हम यही डिजिट न्यूटन पर mm में निकालना चाहें, न्यूटन पर mm, तो इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर दीजिए, इसको भी मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो इसमें भी 1000 का मल्टीपल होगा, इसमें भी 1000 का मल्टीपल होगा, ये दोनों कट जाएंगे तो ये न्यूटन पर mm आ जाएगा। तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसी को हम लिख सकते हैं बराबर 16 न्यूटन पर mm। तो इसमें 16 न्यूटन पर mm में, यानी न्यूटन पर mm में कन्वर्ट करना UDL को बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि ये जो फार्मूला हमारा न्यूटन और एमएम के पदों में ही दिया हुआ है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए हम फार्मूला हमारे पास है, ये टेबल में भी दिए हुए हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम में जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है, या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एसओएम में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा ये डिफ्लेक्शन का फार्मूला, डेल्टा बराबर 5/384 WL⁴/EI। तो ये फार्मूला है, इसी फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। यहाँ पर 5/384 ये तो लिख लेंगे जो कहते हो। स्मॉल w की वैल्यू यही 16 न्यूटन पर mm, ये वाली उतार ली हमने। इसके बाद L का मान मिलीमीटर में ही रखेंगे, क्योंकि कोई भी डायमेंशन इसमें हमको मीटर में नहीं रखना है, न किलो न्यूटन में कोई डायमेंशन रखनी है, सारे डायमेंशन mm में ही रखने हैं या न्यूटन में रखने हैं। तो ये 5 मीटर स्पान दिया था बीम का, उसको हमने 5000 मिलीमीटर में कन्वर्ट करके यहाँ फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर लिया। इसकी पावर 4 है, ये लिख लिया। E की वैल्यू जो है यहाँ पर, ये स्टील के लिए जो है 2 × 10⁵ होती है न्यूटन पर mm स्क्वायर में। और ये इसके बाद I, ये I कौन सा होता है, ये IZ होता है हमेशा। IZ कहें या IXX जिसको कहा जाता था, तो अब चूँकि यहाँ IZ प्रयोग करते हैं, I की वैल्यू भी यहाँ पर नोट करनी होगी। तो पीछे हमने नोट कर रखी है IZ की वैल्यू क्या है। तो IZ की वैल्यू जो है स्टील टेबल से ही ये हम लिख लेते हैं, और ये mm की पावर 4 में होती है। जब ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली तब इसको हमने सॉल्व किया। ये सॉल्व करने से 12.68 mm ज्ञात हो गया। तो ये इसका मतलब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इतना है, बीम में जो दिया हुआ लोड है उसके कारण इसके मिडिल में इतना डिफ्लेक्शन आएगा। अब परमिसिबल डिफ्लेक्शन कितना है, परमिसिबल डिफ्लेक्शन के लिए आई कोड का फार्मूले में जो संस्तुति की गई है वो स्पान/300 है, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। तो स्पान/300 ये हमारा इसका फार्मूला है। स्पान 5000 है, 300 से भाग लगाया, ये हमारा 16.66 mm आ गया। तो इतना mm तक का डिफ्लेक्शन कोड परमिट करता है, इतना तक डिफ्लेक्शन हो सकता है। हमारा एक्चुअल डिफ्लेक्शन इससे कम है, इसका मतलब डिफ्लेक्शन में हमारी बीम सुरक्षित है, यानी परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। इससे ज़्यादा डिफ्लेक्शन जब हो जाता है तभी बीम जो है डिफ्लेक्शन में फेल हो जाती है। तो हेंस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन 12.68 इज लेस देन, इसको 100 जरूर कर दीजिए इस तरह से। हेंस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो कि है कितना 12.68, विच इज लेस देन परमिसिबल डिफ्लेक्शन 16.66, हेंस इट इज ओके इन डिफ्लेक्शन। तो सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम विद लेटरली रिस्टेंड बीम। अब लेटरली रिस्टेंड बीम, कौन सी बीम लेटरली रिस्टेंड होती है उसका हम एक बार फिर से कंसेप्ट यहाँ बता दें। पार्श्विक लेटरली सपोर्टेड बीम कह सकते हैं उसको, लेटरली रिस्टेंड बीम कह सकते हैं। एक कोई सी बीम ये है, ये गार्डर है, ये हमारे कोई स्लैब है। अगर इस गर्डर का टॉप फ्लैंज, ऊपर वाली फ्लैंज स्लैब के अंदर ही दबा दी जाए, यानी स्लैब में के अंदर दबा दी जाए और नीचे वाली हैंग करती रहे, क्योंकि स्लैब के नीचे ही सपोर्ट के लिए कई बीम रखे जाते हैं। तो इस बीम की जो फ्लैंज है इसको स्लैब के अंदर कास्ट कर दीजिए, तब इस फ्लैंज में लेटरल डायरेक्शन में कोई बकलिंग की संभावना नहीं रहती, यानी ये न तो इधर को मुड़ेगी ना इधर को मुड़ेगी। और इस केस में ये हमारी लेटरली रिस्टेंड बीम कहलाती है, या लेटरली पार्श्विक आबद्ध धरण हिंदी में कह सकते हैं, पार्श्विक आबद्ध धरण, और दूसरे लेटरली सपोर्टेड भी शब्द यूज कर सकते हैं। तो इसी बीम के डिजाइन हमने किया है और हमारे डिप्लोमा कोर्स में यही सिलेबस में है, लेटरली रिस्टेंड बीम का। तो ये लेटरली रिस्टेंड बीम का मतलब हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है, और इसका जो अगला हाई शियर केस का एक एग्जाम्पल और इसमें अभी बीम का मैं समझाऊंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू।